Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are doing great. So far we have talked about the value of money, in which we have discussed about the Fisher's approach. Today we are going to talk about cash balance approach to the quantity theory of money. कैश बैलेंस अप्रोच जो है वो एक्चुअली इंग्लैंड में कैम्ब्रिज के जो इकोनॉमिस्ट थे उनके ग्रुप ने दी थी, जिसके अंदर अल्फ्रेड मार्शल था, हमारे पास जेम्स कीन्स थे, AC पीगो था और रॉबर्टसन थे। इनकी जो थ्योरी है वैल्यू ऑफ मनी के हवाले से वो सिग्निफिकेंटली डिफ़र करती है फिशर अप्रोच से, क्योंकि फिशर के जो थ्योरी थी वो मेनली डिपेंड करती थी मीडियम ऑफ एक्सचेंज थ्योरी पे, लेकिन कैश बैलेंस अप्रोच है ये स्टोर फंक्शन ऑफ मनी के बारे में हमें बताती है। इसी तरह से कैश बैलेंस अप्रोच के जो इकोनॉमिस्ट है वो ये कहते हैं कि जिस तरह से हम किसी भी कमोडिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं, उसी तरह से हम वैल्यू ऑफ मनी भी निकाल सकते हैं, उसकी डिमांड एंड सप्लाई को मद्देनज़र रखते हुए। ये थ्योरी मनी की सप्लाई को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं ले रहा जैसा कि फिशर ने लिया था, रादर ये जो है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहा है। जब हम पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे मनी की सप्लाई जो है वो कांस्टेंट रहेगी। वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिमांड फॉर मनी को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कैलकुलेट करेंगे। हम देखते हैं कि डिमांड फॉर मनी क्या है। फिशर ने कहा कि डिमांड फॉर मनी इसलिए है क्योंकि इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन जो हमारे कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि डिमांड फॉर मनी इसलिए है बिकॉज ऑफ डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस। लोग क्या करते हैं, अपनी रियल इनकम का एक सर्टेन प्रोपोर्शन जो है वो कैश बैलेंसेस के फॉर्म में रखते हैं। वो क्यों रखते हैं? ताकि अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए या प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए जो है वो साइड करते हैं और बाकी जो रियल इनकम का एक प्रोपोर्शन है उसको खर्चते हैं। अब चूंकि मनी की जो सप्लाई है वो एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है, तो चीज़ों की प्राइसेस का जो तयन होगा वो उसके डिमांड पे होगा। इसका मतलब ये है कि अगर लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड फॉर कैश बैलेंसेस करेंगे तो इसका मतलब है कि कम प्रोपोर्शन वो खर्च करेंगे। अब कम प्रोपोर्शन खर्च करेंगे का मतलब ये है कि कमोडिटीज़ की डिमांड जो है वो कम होगी। अब उनकी डिमांड कम होगी तो उनकी प्राइसेस भी कम होंगे। इसी तरह से किसी ऐसे टाइम में जहाँ पे लोग जो है वो कैश बैलेंसेस की डिमांड कम होती है तो क्या होगा? इसका मतलब है कि वो ज़्यादा इनकम जो है वो खर्च कर रहे हैं। ज़्यादा इनकम खर्च करने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कमोडिटीज़ की। ज़्यादा डिमांड करने की वजह से कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज़ होंगी और पैसा अपनी वैल्यू को डिक्रीज़ कर देगा। अब हम बात करते हैं कि कैम्ब्रिज इक्वेशंस के, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अल्फ्रेड मार्शल के इक्वेशन की। अल्फ्रेड मार्शल ने ये इक्वेशन दी वैल्यू ऑफ मनी को कैलकुलेट करने के हवाले से। M = KPY जो है वो इसका फॉर्मूला है। M जो है वो क्वांटिटी ऑफ मनी है, K वो प्रोपोर्शन ऑफ रियल इनकम है जो कि आप कैश बैलेंसेस के फॉर्म में रखते हैं, P प्राइस लेवल है और Y जो है वो आपका रियल इनकम है। इसी तरह से अगर प्राइस को फाइंड आउट करना हो तो ये फॉर्मूला इसी तरह से बनेगा। अगर इस हम फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करें जिसमें M 1000 लेते हैं, Y 10,000 और K 1/2, इसको सोल्व करने से 0.5 आएगा। अगर हम इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में पुट करें तो हम देखते हैं कि जो P की वैल्यू आ रही है वो 1/5 आ रही है। तो कैम्ब्रिज अप्रोच हमें ये कहता है कि अगर P की वैल्यू 1/5 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू ऑफ मनी है वो 5 यूनिट्स है। क्यों? क्योंकि प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी का नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइसेस 1/5 होंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 5 होगी। नेक्स्ट जो कैम्ब्रिज ने इक्वेशन दी दैट इज कीन्स इक्वेशन। कीन कहता है कि N = PK, ठीक है। N इज टोटल सप्लाई ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, P इज योर प्राइस लेवल, एंड K जो है वो रियल इनकम का वो प्रोपोर्शन है जो कि आप कैश बैलेंसेस के फॉर्म में रखना चाहते हो। इसी तरह से अगर K कांस्टेंट हो, जो आपका कैश बैलेंसेस हैं वो कांस्टेंट हैं, तो N का और प्राइस का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मनी इन सर्कुलेशन इंक्रीज होगी तो प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे, अगर ये डिक्रीज होगी तो प्राइजेस भी डिक्रीज होंगे। अब हम बात करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ कैश बैलेंस अप्रोच की। सबसे पहली क्रिटिसिज्म जो थी वो यूज़ ऑफ
परचेजिंग पावर फॉर कंजम्पशन गुड्स की थी। अब कैश बैलेंस अप्रोच ने क्या किया है, उन्होंने जो है वो परचेजिंग पावर को ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस दी है, जबकि स्पेक्यूलेटिव मोटिव ऑफ डिमांड फॉर मनी को जो है वो इग्नोर किया है। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म, रोल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इग्नोर्ड। अब हम ये जानते हैं कि कमोडिटीज़ की प्राइजेज़ में इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा रोल है, जो कि इस थ्योरी में इग्नोर किया है। रियल इनकम नॉट द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ के जो है वो हमारा होल्डिंग मनी था, वो अमाउंट ऑफ मनी जो कि हम कैश रिजर्व्स में रखते थे। अब रियल इनकम ही वो सिर्फ डिटर्मिनेंट नहीं है जो कि हमारे रिजर्व्स को, कैश रिजर्व्स के बारे में हमें बताएगा, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, जैसे कुछ लोगों की हैबिट है, इकोनॉमिक कंडीशंस हो सकते हैं, पॉलिटिकल कंडीशंस हो सकते हैं, जो कि के को डिसाइड करेंगे कि वो कितना कैश रिजर्व्स रखेंगे। नेक्स्ट वी हैव सिंपल ट्रूइज्म। अब कैम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने हमें कहा कि m इज इक्वल टू KPY फॉर्मूला है, लेकिन इनके बीच में रिलेशनशिप कहाँ से बना, कैसे डिराइव हुआ और इनके बीच का ताल्लुक क्या है, उसको एक्सप्लेन नहीं किया। K एज्यूम्ड कांस्टेंट। अब K जो है वो हमारे कैश रिजर्व्स उसको कांस्टेंट करार दिया है, जबकि ये तो स्टैटिक कंडीशंस में हो सकता है, लेकिन डायनामिक कंडीशंस में जहाँ पे जो है वो चेंजेस, वेरिएशंस होती रहती हैं, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव नो एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रेड साइकिल। अब कैम्ब्रिज के इकोनॉमिस्ट ने जो है वो टोटली ट्रेड साइकिल को इग्नोर किया है। अच्छा, तो यहाँ तक क्रिटिसिज्म जो है वो कंप्लीट होती है और हमारा कैश बैलेंस अप्रोच भी कंप्लीट होता है। हमारा जो अगला टॉपिक है दैट इज़ मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। जो मॉडर्न थ्योरी ऑफ वैल्यू ऑफ मनी है वो हमें दिया मिल्टन फ्राइडमैन ने, और उनके साथ ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स थे जिनको एसोसिएट किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से। तो मिल्टन फ्राइडमैन अपनी एक बुक द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अ रीस्टेटमेंट जो कि पब्लिश हुई 1956 में, उसमें वो कहते हैं कि क्वांटिटी थ्योरी इज जस्ट अ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड नॉट द थ्योरी ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। वो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि जो फिशर की अप्रोच है वो सिर्फ और सिर्फ हमें डिमांड फॉर मनी के बारे में बता रही है, जबकि इनकम, इन्वेस्टमेंट और एम्प्लॉयमेंट के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। जो थ्योरी मिल्टन फ्राइडमैन ने दी वो पार्टली कीन्जियन और पार्टली नॉन कीन्जियन है। अब वो पार्टली कीन्जियन क्यों है? ये पार्टली कीन्जियन इसलिए है क्योंकि इसने अपनी थ्योरी के अंदर डिमांड फॉर मनी के बारे में डिस्कस किया है, और ये पार्टली नॉन कीन्जियन इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसने टोटली जो है वो होल्डिंग मनी को इग्नोर किया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सम बेसिक फीचर्स ऑफ फ्राइडमैन्स थ्योरी। फ्राइडमैन की थ्योरी जो है वो बेसिकली वेल्थ थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है। इनके मुताबिक मनी जो है वो टाइप है ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड की, और ये किस लिए चाहिए होता है? ये इसलिए चाहिए होता है बिकॉज ऑफ द सर्विसेज इट रेंडर्स। इससे हम डिफरेंट सर्विसेज ले सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, मनी इज डिमांडेड एज एन एसेट और कैपिटल एंड द थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी इज अ पार्ट ऑफ द कैपिटल वेल्थ थ्योरी। इसको कैपिटल और वेल्थ थ्योरी के नाम से माना जाता है, जिसको हम थ्योरी ऑफ डिमांड फॉर मनी कहते हैं। अब ये जो एसेट्स और वेल्थ की हम बात कर रहे हैं, इनको डिफरेंट फॉर्म्स में रखा जा सकता है। इट कुड बी हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मनी, बॉन्ड्स, इक्विटीज, फिजिकल गुड्स और ह्यूमन कैपिटल। नाउ डिमांड फॉर मनी विल डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल वेल्थ and relative returns on different forms of assets or wealth. इसके बाद हम बात करेंगे determinants of demand for money. There are different determinants जिनको हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। There are different determinants of demand for money. Number first is rate of return on bonds. अगर bonds पे rate of return हमें ज़्यादा मिलेगा तो डिमांड फॉर मनी क्या होगी? कम होगी, एंड वाइस वर्सा। इसी तरह रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर्स की अगर हम बात करते हैं, इफ़ द रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर इज़ हायर देन द डिमांड फॉर मनी विल बी स्मॉलर और विल डिक्रीज। नेक्स्ट वी हैव रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइजेस। If prices are increasing rapidly in the market, then the demand for money will decrease. Degree of risk. Risk means uncertainty. The risk will also affect the demand for money.
And the last one we have liquidity. Liquidity means any asset or commodity which can be easily convertible into equivalent cash amount. If an asset is highly liquid, then the demand for money will also increase and vice versa. These were some basic determinants of demand for money. Friedman developed a very simplified version of demand for money, in which he says demand for money is a function of permanent income. Permanent income is affected by the yield on securities and human and non-human wealth holdings. Friedman has maintained that the change in stock of money will change the price level or income in same direction. इसके बाद फ्राइडमैन ने फॉलो किया मॉनेटरी स्कूल ऑफ थॉट्स को, जो कि कहते हैं कि इफ़ देयर इज़ लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी, an increase in money supply will lead to a rise in output and employment because of a rise of expenditure. ये कहते हैं कि अगर less than full employment हो तो मनी सप्लाई इंक्रीज करने से आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज होगी. लेकिन ये जो चेंज होगा ये शॉर्ट रन में होगा, लॉन्ग रन में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर फुल एम्प्लॉयमेंट होगी तो प्राइजेस भी इंक्रीज होंगे. मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ आवर टुडेज डिस्कशन विच इज़ क्रिटिसिज्म. फ्राइडमैन की थ्योरी को इन फॉलोइंग ग्राउंड्स पे जो है वो क्रिटिसाइज किया गया है. फर्स्ट जो है वो इन्फ्लुएंस ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इग्नोर्ड. मिल्टन फ्राइडमैन ने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी को ही ज़्यादातर एक्सप्लेन किया है, और जो पावरफुल फैक्टर है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं जो है वो इग्नोर हो गया है. नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन मनी सप्लाई एंड मनी जीएनपी. मिल्टन फ्राइडमैन के मुताबिक मनी सप्लाई और मनी जीएनपी के बीच में जो है वो पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट जो है वो इसको डिनाई करते हैं और वो कहते हैं कि मनी सप्लाई और मनी जीएनपी के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करता. नेक्स्ट वी हैव प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप. मिल्टन फ्राइडमैन के मुताबिक जो है वो डिमांड फॉर मनी और प्राइसेस का जो है वो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट दे हैव मोर देन प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप विद ईच अदर. लास्ट वी हैव साइमल्टेनियस ऑपरेशंस ऑफ वेल्थ एंड इनकम. मिल्टन फ्राइडमैन ने साइमल्टेनियस ऑपरेशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम की बात की है, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट का ख्याल है कि इनकम इज़ यील्ड ऑन वेल्थ, जबकि वेल्थ जो है वो क्या है, वो करंट इनकम लेवल है. In a nutshell, Friedman has given a new life to Fisher's approach. It is now widely accepted, analyzed and adopted. तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है. थैंक यू सो मच फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट क्लास.